Hey, good afternoon. You all are welcome to my YouTube channel Law Fortune, a part of Jenna's Law. I hope मेरा पहला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. And this video also going to help you to compute your income tax liability. इस वीडियो में मैं आज आप लोगों के साथ कैपिटल गेन टैक्स के बारे में बातें करने जा रहा हूँ. कैपिटल गेन टैक्स अराइज फ्रॉम सेल्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड. हम कौन से एग्रीकल्चरल लैंड को बेचने पर हमें कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा या नहीं देना पड़ेगा. पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जो एग्रीकल्चरल लैंड होता है वो हमारे कैपिटल एसेट के डेफिनेशन जो सेक्शन 2 क्लॉज 14 में डिफाइन किया गया है उसके अंतर्गत आता है या नहीं आता है. अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड सिटी लिमिट से बाहर है उसको बेचने पर हमारे ऊपर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा या हमें कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा. अगर कोई लैंड सिटी लिमिट के अंदर है उसको बेचने पर हमें कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा. परंतु यहाँ पे एक दूसरा सेक्शन है जहाँ पे ये कहा गया है कि अगर आपका कोई एग्रीकल्चरल लैंड सिटी लिमिट के अंदर है और सरकार ने उसको आपसे कंपल्सरीली एक्वायर किया है तो आप इस लैंड को बेचते समय पर और उसके कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेशन करते समय पर आपको सेक्शन 10 क्लॉज 37 के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा. क्लॉज 10 सेक्शन 37 ये कहता है अगर सरकार आपसे कोई लैंड जो सिटी लिमिट के अंदर है एंड दैट इज एग्रीकल्चरल लैंड और उसको कंपल्सरीली एक्वायर किया है तो उसको बेचते टाइम पर उसके ऊपर कोई कैपिटल गेन टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा. सेक्शन 10 क्लॉज 37 के हिसाब से आप उसके एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हो. दूसरा होता है जो मैंने बताया कि अगर सिटी लिमिट से आपका लैंड जो है वो बाहर है तो उसको बेचते टाइम पर भी आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा. परंतु उसमें आप बहुत सारे क्लॉज है, बहुत सारे चीज़ें बताया गया है कि उस सिटी लिमिट से कितना दूर होना चाहिए, उस सिटी का जो पॉपुलेशन है वो कितने होने चाहिए और जो लाइक ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं. तो इसी हिसाब से आप लोगों को जब भी ये कोई भी आप लोग एग्रीकल्चरल लैंड बेचते हैं सिर्फ दो चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो सिटी लिमिट के अंदर है या नहीं है. अगर है तो कैपिटल गेन टैक्स उसके ऊपर आता है, अगर नहीं है तो फिर कैपिटल गेन टैक्स उसके अंदर आता नहीं है. दूसरी बात, अगर वो कैपिटल गेन टैक्स के अंदर आता है एंड दैट लैंड इज कंपल्सरीली एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट तो फिर उसके ऊपर आपका एक सेक्शन 10 क्लॉज 37 एप्लीकेबल हो जाएगा और आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते टाइम पे इसी क्लॉज के तहत आप उसको एग्जम्पशन उसका क्लेम कर सकते हैं. और इतना ध्यान रहे जब आप आपका इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे तभी आपको कंपलसरी आपके दोनों चाहे ये कैपिटल गेन टैक्स के अंतर्गत आता है या नहीं आता है, वेदर दैट लाइक लैंड इज फॉलिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 14 है या नहीं है, डजंट मैटर. और आपको उसके जो वैल्यू है रिटर्न भरते टाइम पे आपको वैल्यू को दिखाना पड़ेगा. एग्जम्पशन अगर है तो एग्जम्पशन के हिसाब से उसको लिखना पड़ेगा, अगर एग्जम्पशन नहीं है तो फिर भी आपको दिखाना पड़ेगा. तभी जाके आपको कैपिटल गेन टैक्स में जो एग्जम्पशन है वो मिलेगा. अगर आप बिना लिखे आपका रिटर्न भरते हो या बिना डिटेल दिए आपका इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो तो फिर आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा. नोटिस आने पर आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, फिर आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा. क्योंकि इनकम टैक्स का नोटिस जो आता है वो तुरंत रिटर्न भरने के तुरंत बाद नहीं आता है. इनकम टैक्स नोटिस आने में मिनिमम 3 ईयर्स 4 ईयर्स या मैक्सिमम 8 ईयर्स के अंदर इनकम टैक्स का नोटिस आता है. तो इसीलिए जब इनकम टैक्स का नोटिस आएगा तभी अगर आपके पास टाइम तो होगा नहीं या हुआ भी तो भी आपको आपका रिटर्न रिवाइज करने के लिए भी टाइम नहीं होगा. तो इसीलिए आपको उसके ऊपर टैक्स देनी पड़ सकती है. अगर आपका वो टैक्सेबल निकलता है तो उसके ऊपर फिर आपको पेनल्टी भी देना पड़ सकता है. ऐसे बहुत सारे लेकिन उसके इंटरेस्ट और पेनल्टी की प्रोविजन भी है. इसीलिए रिटर्न भरते टाइम पे सिर्फ दो चीज़ ध्यान रखिए कि आपका जो भी कुछ फिगर है वेदर इट इज एग्जम्प्टेड और नॉट, आपको उसको इनकम टैक्स रिटर्न भरते टाइम पे प्रॉपरली आप वो फिगर को मेंशन करिए. अगर आप इतना करेंगे तो फिर आपको इनकम टैक्स का नोटिस आने पर भी कोई घबराहट की या कुछ पेनल्टी वगैरह की चांसेस कम हो जाएगी.
आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, या अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो फिर आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, एंड यू आर फ्री टू सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।